हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेड एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की साइंस की क्लास लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 15 नंबर के सब्जेक्ट पेडागोजी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं एंड 15 नंबर की क्या होती है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अभी हम एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम सब्जेक्ट पेडागोजी स्टार्ट करेंगे आपकी। तो आपको पता है कि साइंस के लिए आपको जूनियर लेवल की आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया कि यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक इसमें क्या था, भोजन, जिसका आप अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक था द्रव्य की अवस्था, इसका भी आप अध्ययन कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक था आपको दैनिक उपयोगी पदार्थ, इसका भी आप अध्ययन कर चुके हैं। चौथा टॉपिक सजीव जगत, इसका पढ़ चुके हैं। आज आपका पांचवा टॉपिक जो है मानव कार्य की, इसका हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 आ चुका है। अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियो देख लीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आप अपने सीटेड एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मानव कार्की के पार्ट 2 के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इसके पहले पार्ट में हमने पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। जैसे मैंने पढ़ा था कारकी क्या होता है, आपको बताया था कारकी क्या होता है, किसी भी सजीव के जो जैविक प्रक्रम होते हैं उनके बारे में अध्ययन किसमें किया जाता है, कारकी में। और फिर मानव कारकी, तो मानव के जो जैविक प्रक्रम होते हैं, जैविक प्रक्रम कौन कौन से, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये सब क्या होते हैं, किसी भी सजीव के जो होते हैं जैविक प्रक्रम होते हैं जिसके द्वारा उसकी जैविक क्रिया संचालित होती हैं। उन सबका हम अध्ययन करते हैं किसमें, मानव कार्की में, क्योंकि मानव की जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पहले वीडियो मैंने आपको पाचन तंत्र के बारे में समझाया था, तो श्वसन तंत्र के बारे में समझाया था। आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद इसका एक और पार्ट 3 आएगा, उसके बारे में हम तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि या बहिस्रावी ग्रंथि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकें। तो पहले हम पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले आप यही पता है जो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी, विलियम हार्वे ने। अब परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों हमारे शरीर में, क्योंकि जब हमने आपको भोजन का चैप्टर पढ़ाया था तो हमने बताया था कि भोजन क्या होता है। भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं उनका संवहन किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा। रक्त के द्वारा ही तो होता है जो पोषक तत्व। और भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट्स, लिपिड्स, फाइबर, खनिज लवण, जल, ये सब क्या है, पोषक तत्व होते हैं। तो इन सब पोषक तत्व या अन्य उपयोगी पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है, परिसंचरण तंत्र के द्वारा। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जैसे आपके रक्त आएंगे, धमनी, सिरा, हृदय, ये सब क्या सहयोगी अंग होंगे। तो इसीलिए परिसंचरण तंत्र के द्वारा क्या होता है, भोजन के पोषक तत्व या अन्य उपयोगी पदार्थ के, जैसे हम दवा ले लेते हैं तो दवा क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पैर में दर्द है तो दवा हमने ली पिल्स। अब उस पिल्स का जो जरूरत है जहाँ पे, वहीं पे तो सामान होगा। तो किसके द्वारा होता है, परिसंचरण तंत्र के द्वारा। या और हम कोई मेडिसिन लेते हैं या कोई भी पोषक तत्व, विटामिन की जरूरत कहाँ पे होती है आपकी, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। नहीं, प्रोटीन की जरूरत कहाँ होती है, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। विटामिन की क्या होती है, कोशिकाओं के लिए। ऐसे अलग अलग चीजें, जैसे हार्मोन को किस जगह जाना है, तो इन सबका संवहन किसके द्वारा होता है, इन सबका संवहन होता है आपके परिसंचरण तंत्र के द्वारा। आप चलिए पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। आपके एनसीईआरटी की बुक में ये इमेज दी हुई है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी, विलियम हार्वे ने। इस पॉइंट को याद रखना है। अगर कभी पूछते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे थी क्या, एक चिकित्सक थे। क्या थे, एक चिकित्सक थे जो अंग्रेज थे। इन दिनों मानता थी कि रक्त शरीर की वहनियों में दोलन करता है, और इस मत के कारण हार्वे का उपहास किया गया। क्योंकि विलियम हार्वे ने बताया कि जो ब्लड होता है शरीर की वहनियों में क्या होता है, दोलन करता रहता है। जब इन्होंने बताया विलियम हार्वे ने, तो बहुत उस टाइम पे क्या हुआ, इनका बहुत मजाक उड़ाया गया और इन्हें क्या बोला गया, परिसंचारी, सर्कुलेटर बोलने लगा। इनका क्या हुआ, उपहास के स्वरूप क्या बोला गया, इनको सर्कुलेटर ही बोलने लगेगा। क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, वहनियों में प्रवाहित होता है, दोलन करता रहता है। और लोगों को इस बारे में जानकारी तो थी नहीं, तो उन्हें लगा कि ये पागल हो चुके, तो इसलिए उन्हें क्या बोलने लगे, परिसंचारी, सर्कुलेटर कहा जाने लगा। लोगों ने उपहास उड़ाया। और उनके क्या हुआ, अधिकांश रोगी जो, क्योंकि डॉक्टर थे तो उन्होंने इनसे उपचार कराना ही बंद कर दिया। लेकिन क्या होता है, कुछ समय पश्चात ये प्रमाणिक हो जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, कहेंगे विलियम हार्वे ने। क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि रक्त क्या होता है,
वहिकियों में दोलन करता है और कुछ समय पश्चात ये प्रमाणित हो जाती है कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है वहिकियों में ही प्रभावित होता है। और वहिनियाँ कौन कौन सी, जैसे धमनी है, सिरा है, तो इनमें प्रवाहित होता है। अगर आप पूछता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। अब ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्या है, एनसीईआरटी की बुक में ये इमेज दी हुई है कि इस तरह से रक्त परिसंचरण, ये जैसे आपकी धमनी है, सिराएं हैं, हृदय है, इन सब के द्वारा होता है ना। हृदय क्या करता है, आपका रक्त स्पंदन में सहायता करता है। फिर धमनी के द्वारा रक्त का प्रवाह होता है, फिर सिरा के द्वारा रक्त का प्रवाह होता है। धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, धमनी में आपके शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सिरा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब इसके बाद आपसे पूछता है कि जैसे क्या होता है कि एक कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो आपके पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और पल्मोनरी सिरा एक आपकी ऐसी सिरा है जिसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इस चीज को याद रखना है, इसको अभी हम हृदय वाले में पढ़ेंगे आगे। अब आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा है कि परिसंचरण क्या होता है, सभी पदार्थों को, उपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। और तो क्या होता है, अपशिष्ट जो पदार्थों को तो उसको उस स्थान तक पहुंचाना जहाँ से उसका उत्सर्जन किया जाता है। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी परिसंचरण कहलाती है। उनके जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको क्या है, अंगों तक पहुंचाना। और जो हमारा उत्सर्जन होता है, जैसे मैंने आपको पाचन में समझाया था कि जो अपशिष्ट खाद्य पदार्थ होते हैं या और भी चीज़ें होती हैं जिनका उत्सर्जन, जैसे अमोनिया होता है, यूरिया होता है, इसका उत्सर्जन किया जाता है ना, तो इन सबको भी क्या करना है, उस विशेष स्थान तक पहुंचाना जहाँ से उत्सर्जन होता है। यह क्रिया भी क्या होती है, संवहन कहलाती है, परिसंचरण, क्योंकि संवहन होता है तभी तो परिसंचरण की क्रिया होती है। अब कह रहा है रक्त के बारे में, कह रहा है जब कोई शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है, रक्त या रुधिर बहने लगता है। लेकिन रक्त क्या है, आप पूछ रहे हो कि जैसे हमें कोई चोट लग जाती है, किसी वजह से हमारा रक्त बहने लगता है, ब्लड आने लगता है, तो रक्त क्या है, तो रक्त आपका क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। इस चीज को याद रखना है कि रक्त आपका क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में कितने 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उसमें एक प्रकार का ऊतक है आपका तरल संयोजी ऊतक, और ब्लड आपका क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब कह रहा है कि यह पचित भोजन को क्या करता है, रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचित भोजन को क्षुद्रांत, छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की उनका परिवहन भी करता है। अब इससे आपसे रक्त के कार्य पूछ सकता है कि पहला रक्त का कार्य क्या होता है, जो भी भोजन के पोषक तत्व उनको कौन पहुंचाता है, तो रक्त पहुंचाता है। इसके अलावा क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का प्रवाह किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। अब रक्त में अगर पूछता है किसके द्वारा होता है, तो किसके, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, आपके रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके अलावा क्या होता है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसके अलावा और रक्त क्या करता है, पचित भोजन को छोटी आंत में ले जाता है। जैसे आपको पता है छोटी आंत के सतह म्यूकोसा में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। तो जो आपका पचित भोजन होता है वो भी किसके द्वारा प्रवाहित होता है, रक्त के द्वारा छोटी आंत में जाता है। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं, रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है। रक्त एक तरल से बना जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं रहती है। तो रक्त का ही भाग क्या होता है, रक्त में 2 प्रकार के भाग मिलकर बना है। पहला क्या होता है, रक्त का प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है, रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं रक्त के भाग, तो आपके ब्लड के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और दूसरा क्या होता है, आपका रक्त कणिकाएं होती है। रक्त कणिकाओं में 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहली क्या होती है आपकी आरबीसी, और दूसरी आपकी क्या होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी आपकी क्या होती है प्लेटलेट्स होती है। इससे क्या और मिलकर बना होता है, आपका रक्त बना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया। कह रहा है रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, आरबीसी, और इसमें क्या होता है, एक लाल वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। जैसे मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछते हैं कि हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, आरबीसी में, लाल रक्त कोशिका में। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है।
और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। अगर मान लीजिए व्यक्ति को क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, सब जगह ऑक्सीजन का सही से प्रवाह नहीं हो पाएगा। अब जब ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाएगा तो मैंने आपको श्वसन में बताया था कि श्वसन आपके दो प्रकार के होते हैं कोशिकीय श्वसन। पहला क्या होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा क्या होता है अनॉक्सी श्वसन। अब आप मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन कम आ रही है तो आपके पास कौन सा श्वसन होगा, अनॉक्सी श्वसन। क्योंकि अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और मैंने बताया था अनॉक्सी श्वसन के दौरान क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। इसी लैक्टिक एसिड से जमाव के कारण क्या होता है, व्यक्ति को थकान महसूस होती है, उसके हाथ पैर में दर्द रहता है। तो कई बार आपने सुना होगा जिस व्यक्ति की क्या होता है, हीमोग्लोबिन में कमी होती है। अब हीमोग्लोबिन में कमी होने के कारण क्या होता है, उसके हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है, उसको थकान सी महसूस होती है। अब थकान महसूस क्यों होती है, कि जब उसके पास हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसके ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाता। जब ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाता तो उसमें क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। और अनॉक्सी श्वसन से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जमा होने लगता है। और लैक्टिक एसिड से क्या होता है, उससे थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। अब इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हीमोग्लोबिन क्या होता है कि उपस्थित के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो हीमोग्लोबिन में क्या है, हीम एक प्रकार का वर्णक है। क्या है आपका, हिम जो है एक प्रकार का वर्णक है, जबकि ग्लोबिन क्या एक प्रकार की प्रोटीन है। इसको भी याद रखना। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि हीमोग्लोबिन में हिम क्या है या ग्लोबिन क्या है। तो हिम क्या है, एक प्रकार का लौह वर्णक है। कौन सा वर्णक है, लौह वर्णक। तो ग्लोबिन क्या, ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। अब चलिए पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। क्या रक्त में अन्य प्रकार की कोशिका जिन्हें क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब कह रहा है कि WBC क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो रोगाणु, जो मतलब पैथोजन क्या होते हैं, ऐसा कोई भी वाहक जो हमारे शरीर में क्या होता है, कारक, जो शरीर में हमारे क्या करते हैं, बीमारियां लाते हैं। जैसे आपका सूक्ष्म जीव हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, इस किसी से भी व्यक्ति को बीमारी हो सकती है ना। उनको नष्ट करने का कौन करता है, WBC। इसीलिए क्या कहते हैं, WBC हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मदद करते हैं। किसको, प्रतिरक्षा तंत्र को WBC मदद करता है। WBC एंटीबॉडी के निर्माण में भी सहायक है। एंटीबॉडी क्या होती है, हमारे शरीर में जो भी वायरस होता है उसको, वायरस बैक्टीरिया जो भी पैथोजन आता है, आपको इस चीज़ को याद रखना है, वायरस बैक्टीरिया इन सबका जो सम्मिलित रूप से अगर एक वर्ड कहेंगे तो उससे क्या बोलेंगे, पैथोजन। तो WBC क्या करता है, उन सबको नष्ट करने का प्रयास करता है। ठीक है। अब इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें एक को दिया है कि रक्त का थक्का जम गया। कह रहा है कि बूझो खेलते समय, बूझो क्या होता है, आपने देखा कि एनसीईआरटी बुक में बूझो और पहली करके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बूझो खेलते समय गिर गया, उसके घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से क्या हुआ, रक्त बहने लगा और रक्त क्या हुआ, अपने आप रुक गया। तो अब बताइए ऐसा क्यों हो गया। कि जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, व्यक्ति को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है और थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, ब्लड निकलता है और थोड़ी देर पश्चात क्या होता है, ब्लड में अपने आप क्लॉट बन जाता है ना, ब्लड रुक जाता है। तो कह रहा है बताइए ऐसा क्यों हो जाता है। ऐसा किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण। जैसे मैंने आपको बताया था कि रक्त के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है, प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाएं आपकी कितनी, 3 प्रकार की होती है। पहला RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण आपका क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। दूसरा आपका WBC होता है। WBC क्या होती है, एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक है। और तीसरी रक्त कणिका कौन सी होती है, आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का मतलब क्या होता है, क्लॉट बनाने में सहायक है। जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है, चोट लगने में थोड़ी देर तो ब्लड आता है, उसके बाद ब्लड ऑटोमेटिक रुक जाता है। ये क्या कहते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई। तो अगर आप पूछेगा कौन सी कणिका या कौन सी कोशिका क्या होती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, तो कौन सी, प्लेटलेट्स है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जैसे आपको परसेंट तन की इमेज दी हुई कि धमनी, जैसे आपका क्या हृदय है, हृदय में क्या होता है, हृदय के द्वारा रक्त पंप होता है, स्पंदन होता है। फिर उसके बाद सिरा, सिरा में आपके क्या होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और धमनी, धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जैसे कह रहा है देखो, सिरा आपकी क्या, सिरा अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त ना हो। जैसे आप सब देखते हैं कि हमारे बाहर से जो वेन्स दिखती है, नसें टाइप की वेन्स दिखती है, उसमें हमारा रक्त कैसा, हल्का बैंगनी रंग का लगता है, जबकि हमें पता है हमारा रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। और आपकी धमनी, धमनी में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें 2 अपवाद होती है, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा, दोनों क्या अपवाद में है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि ये साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड से अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है
और इस रक्त को वापस हृदय में ले जाया जाता है, जहाँ से फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसे आपने श्वसन तंत्र में सब पढ़ा था। अब कह रहा है दो मानव शरीर में क्या होता है, दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है। पहली क्या होती है, धमनी तथा दूसरी क्या होती है, सिरा। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं कि मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है या कौन कौन सी होती है, तो कौन कौन सी होती है, आपकी धमनी व सिरा। धमनियाँ क्या करती है, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध, मतलब ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है उसको कौन ले जाता है, धमनी। और ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या बोलते हो आप, शुद्ध रक्त बोलते हो। और अगर कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त। इसका प्रवाह कौन करता है, इसका प्रवाह करते हैं आपकी सिराएं। अब चलिए हम पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार। परिसंचरण तंत्र भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र, दूसरा क्या होता है, खुला परिसंचरण। अब बंद परिसंचरण तंत्र किसमें, तो जैसे मानव में, मनुष्य में कैसा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र। जैसे हमें तुरंत त्वचा में चोट लगी थी तो हमें तुरंत तो ब्लड नहीं निकलता ना हमारे, क्योंकि ब्लड क्या होता है, वाहिकाओं में, धमनी तथा सिरा में प्रवाहित होता है। लेकिन आप जैसे मच्छर वगैरह में देखेंगे, अगर थोड़ा सा मारो तो उनमें क्या होता है, खुला परिसंचरण होता है। उनकी ऐसे देह गुहा में रक्त भरा होता है, कोई धमनी, कोई सिरा, कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती। तो हमने देखा होगा अगर मच्छर मर जाता है थोड़ी सी चोट लगने पर वैसे, तो उसमें क्या होता है, तुरंत ब्लड निकल आता है, क्योंकि क्या होता है उसमें रक्त जो होता है ऐसे देह गुहा में होता है। जबकि जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र होगा उसमें रक्त क्या होता है, वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर जिसमें होता है, जैसे मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है, मानव कारकी। तो इसमें हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं कि मनुष्य में कैसे हो रहा है। तो कह रहा बंद परिसंचरण तंत्र के हृदय, रक्त वाहिकाएं, ये सब क्या होते हैं, परिसंचरण में सहायक होती है। जैसे हृदय होता है, रक्त वाहिकाएं, जैसे मैंने बताया रक्त वाहिकाएं कितनी दो प्रकार की, धमनी तथा सिरा। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं हृदय के बारे में। हृदय क्या होता है, आपका हार्ट जो होता है एक पेरिकार्डियल नामक थैली से सुरक्षित होता है, जिसका भार लगभग क्या होता है, 300 ग्राम होता है। अगर आपसे कभी पूछेगा हार्ट का भार कितना होता है, तो कितना होता है, लगभग 300 ग्राम होता है। और जो मानव हृदय क्या 4 कोष्ठक में विभक्त होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं तथा 2 आपके क्या होते हैं, निलय होते हैं। अगर कभी पूछते हैं मानव हृदय कितने वेशों में या कितने कोष्ठक में डिवाइड है, तो कितने में, 4 में। 2 आलिंद है तथा 2 निलय है। और आपके क्या होता है, इसमें कपाट पाए जाते हैं, कौन सा, द्विवल्नी कपाट। तो अगर आपसे कभी पूछते द्विवल्नी कपाट किनके मध्य पाया जाता है, तो द्विवल्नी कपाट क्या होते हैं, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य जो कपाट पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, द्विवल्नी कपाट कहते हैं। अब इसके पश्चात मैंने बताया 2 रक्त वाहिकाएं होती है, कौन सी, धमनी तथा सिरा। धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो धमनी में आपके शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और जबकि सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सिर्फ आपकी पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा अपवाद है, क्योंकि पल्मोनरी धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, जबकि पल्मोनरी सिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अब कह रहे हैं कोरोनरी धमनी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कह रहा है हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या बोलते हैं, कोरोनरी धमनी। क्या कहते हैं, कोरोनरी धमनी, जो क्या करते हैं, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है। ब्लड आपको क्या होता है, हृदय में पहुंचाने के लिए जो धमनी कार्य करती है उसे क्या बोलते हैं, कोरोनरी धमनी या महाधमनी कहते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, तो व्यक्ति को हार्ट अटैक कैसा होता है, जैसे कोरोनरी धमनी में रुकावट आ जाने के कारण। जिससे क्या होता है, धमनी आपकी ऐसी संरचना होती है। कई बार क्या होता है, ब्लड व्यक्ति के में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, जैसे संतृप्त वसा का अधिक सेवन करते हैं, संतृप्त वसा का, फैट्स का, लिपिड्स के अधिक सेवन से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इन धमनियों में जमने लगता है। ऐसे ऐसे अगर ये जमने लगता है, कई बार क्या होता है, ये ज़्यादा जम जाता है। जिससे ज़्यादा जम जाता है तो क्या होता है, आपका ये ब्लड का प्रवाह हो रहा था, अब ब्लड को प्रवाह को क्या होता है, उपयुक्त जगह नहीं मिलती। अब जब अगर जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आपके हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कोरोनरी धमनी क्या होती है, हार्ट में ब्लड ले जाती है। इसी कारण क्या होता है, कई बार व्यक्ति को क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं। क्या हो जाता है, हार्ट अटैक, क्योंकि यहाँ पर जो मार्ग था, ये मार्ग तो आपका क्या हो गया, बंद हो गया। इस कारण क्या होता है, आपका रक्त का सही से प्रवाह नहीं हो पाता, इसी कारण व्यक्ति को क्या हो जाता है, हार्ट अटैक। ठीक है, अब अगर आपसे कभी पूछते हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है, तो कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स या वसा के जमाव के कारण जो रुकावट आ जाती है, इसी कारण क्या होता है, व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है। अब जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में हार्ट की इमेज दी हुई है, ये आपके हार्ट का मानव हृदय का चित्र दिया है। इसमें जैसे दिखाई कि हृदय आपका कितने कोष्ठक में डिवाइडेड, तो हृदय आपका कितने 4 कोष्ठक में डिवाइडेड, जिसमें ये आपकी क्या महाशिरा है और ये आपकी क्या महाधमनी है। इसके पश्चात ये आपका दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, और दोनों के बीच में जिसे कपाट पाए, तो ये क्या होती है, दीवार होती है, और नीचे क्या है, दायां नीले बायां नीले।
आपको याद रखना है कि क्या ऊपर के भाग में क्या होते हैं आपके आलिंद होते हैं और नीचे वाले भाग में क्या होते हैं निलय होते हैं। और ये आपकी देखो फुफ्फुस धमनी है, तो ये आपकी क्या फुफ्फुस सिरा है, क्योंकि मैंने बताया फुफ्फुस सिरा ये क्या ले जाएगी, ये शुद्ध रक्त को लेके जाएगी। जैसे आप ये देख सकते हैं कि फुफ्फुस सिरा है, ये रेड वाला जो आपका ये कौन सा ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, और ऑक्सीजन युक्त ब्लड को आप क्या बोलते हैं प्योर ब्लड। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं इम्प्योर ब्लड जो आपका इम्प्योर ब्लड ये है, इसका प्रवाह किसके द्वारा हो रहा है फुफ्फुस धमनी के द्वारा। और ये आपका प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड का प्रवाह किससे हो रहा है फुफ्फुस सिरा से। और फुफ्फुस सिरा को क्या बोलते हैं पल्मोनरी सिरा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो रक्त की महासिरा होती है महाधमनी होती है, इनसे रक्त क्या होता है हृदय में आता है, यहाँ से क्या होता है इसका शुद्ध होता है प्योरीफाई होकर स्पंदन होता है। और जब आपका हृदय का स्पंदन होता है, जो कपाट ये बना हुआ है इसका खुलने तथा बंद होने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं लब डब, ये ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी लब तथा डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर आपसे कभी पूछते हैं हृदय के स्पंदन में जो ध्वनि उत्पन्न होती है कौन सी होती है, लब डब। लब डब जब होती है वही आपकी जिसे आप धड़कन कहते हैं, तो उसमें लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके अलावा आगे हम पढ़ लेते हैं कि जैसे कह रहा है कि आपका जैसे निलंद है, निलय जो है, निलय क्या होता है कि जो निलय में क्या होता है दो चार पार्ट में डिवाइड होता है। आप करते हैं बाया आलिंद बाया निलय, दाया आलिंद दाया निलय। तो जो ऊपर के भाग होते हैं जहाँ पे पहले ब्लड आता है, जैसे आपने देखा यहाँ पे पहले आपका ब्लड आया, यहाँ पे कौन सा आया इम्प्योर ब्लड आया। इम्प्योर ब्लड के पश्चात क्या होता है यहाँ से प्योर हुआ, प्योर होने के पश्चात कहाँ जाता है यहाँ पे, ये आपका जो रेड वाला भाग है ये आपका प्योर ब्लड है, और ये जो ब्लू भाग है ये आपका क्या इम्प्योर ब्लड है। इस तरह से आपका ब्लड के जो होते हैं यहाँ पे स्पंदन हो जाता है। स्पंदन में क्या होता है कपाट के खुलने और बंद होने से लब और डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर पूछेगा मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो मानव हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। ये किसके वयस्क व्यक्ति की है, बच्चों में क्या होती है गति अधिक होती है, इस चीज को याद रखना है। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं हृदय स्पंदन के बारे में। कह रहा है हृदय पेशियों का क्रमिक संकुचन व शिथिलन हृदय स्पंदन कहलाता है। जो पेशियां होती है उसका संकुचन व शिथिलन, संकुचन मतलब क्या होता है सिकुड़ना और फैलाव, ये दोनों की जो प्रक्रिया होती है फैलाव सिकुड़ने की, इससे क्या बोलते हैं हृदय स्पंदन बोलते हो। और ऐसे नोड हृदय में क्या होते हैं ऐसे नोड पाए जाते हैं जो क्या करते हैं पेस मेकर का कार्य करते हैं। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं हृदय स्पंदन में सहायक कौन होता है, तो जो पेस मेकर होता है, पेस मेकर क्या करता है हृदय स्पंदन में सहायक होता है। और मानव हृदय क्या करता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इस चीज को याद रखना है। लेकिन ये किसके वयस्क व्यक्ति की है। और जो ध्वनि उत्पन्न होती है लब तथा डब की, कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है लब तथा डब की, जो कपाट के खुलने व बंद होने से उत्पन्न होती है, ठीक है। इस तरह से आपने हार्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम अगला पढ़ते हैं प्रसंचरण तंत्र में सहायक जो होता है मानव रक्त ब्लड। जैसे आपने पढ़ा था कि क्या होता है रक्त के प्रवाह कैसे होता है धमनी तथा सिरा के द्वारा, धमनी तथा सिरा होता है, हृदय क्या करता है उसमें सहायक होता है। उसके पश्चात क्या होता है रक्त, ये सब क्या परिसंचरण तंत्र में सहायक है, तो जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है रक्त क्या तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड जो है ब्लड कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। और मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, लगभग 5 से 6 लीटर होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में रक्त क्या होती है, रक्त की मात्रा कम होती है, इस चीज को याद रखना है। और रक्त का अगर आपसे पीएच पूछे तो ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4 होता है। अब जब ब्लड का पीएच 7.4 है तो आपका ब्लड कैसा होगा, तो आपका ब्लड कैसा होगा क्षारीय होगा। क्योंकि जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपने पीएच स्केल के बारे में पढ़ाया था कि पीएच स्केल का विकास किसने किया था, तो पीएच स्केल का विकास किया था सोरेनसन ने। सोरेनसन ने बताया था कि जो क्या होता है कि आपके 1 से लेके क्या होता है 7 तक, इसके 7 के पहले तक जितने भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं अम्लीय होते हैं। जो आपका 7 होता है उदासीन होता है, और 7 के बाद जो 14 तक होते हैं ये कैसे होते हैं क्षारीय होती है। ये किसने बताया था पीएच स्केल में, सोरेनसन ने बताया था। अब आपसे कह रहे हैं रक्त का पीएच 7.4 है तो कैसा होगा रक्त क्षारीय होगा। तो मतलब रक्त क्षारीय होता है, क्षार के साथ कैसे होता है हल्का नमकीन होता है, ठीक है। अब आप क्या पूछ सकते हैं कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है रक्त का रंग लाल होता है। और रक्त इसके अलावा क्या करता है शरीर के ताप नियंत्रण में भी सहायक है। जैसे मैंने अभी आपको रक्त के कारण बताया था क्या होता है ऑक्सीजन का परिवहन, अन्य जो पोषक पदार्थ होते हैं उनके संवहन में सहायक होता है। इसके अलावा रक्त क्या करता है शरीर के ताप नियंत्रण में भी सहायता प्रदान करता है। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं रक्त संगठन के बारे में। रक्त संगठन जैसे मैंने बताया 2 भागों से मिलकर बना है, प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाओं से मिलकर क्या होता है रक्त का निर्माण होता है। और प्लाज्मा में क्या होता है कितने परसेंट पाया जाता है, अगर पूछते हो तो 55 से 60% भाग क्या होता है प्लाज्मा का होता है, तथा 40 से 45% भाग आपका होता है रुधिर कणिकाओं का।
रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहला आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स होती हैं। अब चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? आपका हल्का पीला तरल व चिपचिपा एक द्रव होता है, जिसमें क्या होता है 90 से 92% जल होता है तथा 7 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। आपका प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का पीला होता है। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं कि प्लाज्मा हल्का पीला किसके कारण होता है, तो प्लाज्मा में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, और कोलेजन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? आपके प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा में कितनी परसेंट प्रोटीन पाई जाती है अगर पूछते हैं, तो प्लाज्मा में क्या होता है लगभग 7 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। बाकी शेष भाग क्या होता है 90 से 92% जल होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का पीला तरल और चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कोलेजन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण क्या होता है इसका रंग पीला होता है। और आपके प्लाज्मा में इसके अलावा कोलेजन प्रोटीन के अलावा भी अलग अलग प्रोटीन पाई जाती है। आप उनके नाम पूछ सकते हैं। पहले क्या होती है? प्लाज्मा में एल्बुमिन, फाइब्रोनोजन व ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रोनोजन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करती है। अब यहाँ आपसे एक पॉइंट और पूछ सकते हैं कि हिपैरिन हिपैरिन क्या होता है? रक्त का थक्का ना बनने देता है, रक्त को जमने नहीं देता। जैसे आप जानते हैं कि ब्लड हमारे वाहिनियों में प्रवाहित हो रहा है। अब मान लीजिए क्या हो रहा है, ब्लड के प्रवाह होने के समय क्या हो जाए इसका थक्का बन जाए, धमनी तथा सिरा में क्या हो जाए ब्लड के थक्का बन जाए। अब जब थक्का बन जाएंगे तो क्या होगा? आपका ब्लड में क्या हो? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि एचबी के द्वारा क्या होता है ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। अब जब ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है हिपैरिन नामक पदार्थ होता है, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में। मानव पाचन तंत्र में मैंने आपको समझाया था। अब हिपैरिन क्या करता है? रक्त का जो शरीर के अंदर रक्त प्रवाह होता है उसको जमने नहीं देता। अब लेकिन कभी कभी जब व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो जैसे चोट लगने में बाहर आता है रक्त, तो उस समय जो आपका फाइब्रोनोजन होता है, प्लेटलेट्स होता है, ये सब क्या करता है? रक्त के जमने में सहायक होता है। तो आपसे 2 पॉइंट पूछ सकते हैं कि जैसे व्यक्तिगत रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है, तो रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स, फाइब्रोनोजन सहायक है। लेकिन जब रक्त प्रवाह हो रहा है तो रक्त किसके कारण नहीं जमता? तो किसके कारण? हिपैरिन के कारण। अब चलिए पढ़ लेते हैं रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स के बारे में। रक्त कणिकाएं कितने 40 से 50% भाग बनाती है। उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, या 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब पहले हम पढ़ लेते हैं आरबीसी के बारे में। इन्हें क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में इससे रिलेटेड पॉइंट पूछ लेता है। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा में आपके 2 भाग होते हैं, एक होता है लाल अस्थि मज्जा, दूसरा क्या होता है? पीत अस्थि मज्जा। तो आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, जबकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? पीत अस्थि मज्जा में। इस चीज़ को याद रखना है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 20 से 120 दिन का होता है। और आरबीसी के कब्र किसको कहते हैं? प्लीहा को। जब आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तो कहाँ पे कहते होती है? प्लीहा में। इसीलिए अगर कभी पूछते हैं कि आरबीसी की कब्र किसको कहते हैं, तो आरबीसी की कब्र कहते हैं प्लीहा को। और आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अगर कभी पूछते हैं गर्भावस्था में, जब बच्चा क्या होगा? बस शिशु गर्भ में होगा, तब उस समय उसके आरबीसी या रक्त का निर्माण यकृत में होता है। इस पॉइंट को याद रखना है। अब स्तनधारियों की आरबीसी क्या होती है? केंद्रक विहीन होती है। मतलब जितने भी स्तनधारी हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें आपके 2 अपवाद हैं, ऊंट तथा लामा। 2 ऐसे जंतु हैं जिनकी आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। बाकी समस्त जो होते हैं स्तनधारी उनकी आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, लेकिन ऊंट तथा लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और गर्भावस्था में जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीसी या रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। अगर कई बार क्या होता है आरबीसी के समान से अधिक वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति को एक रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। जैसे डब्ल्यूबीसी के अनियमित वृद्धि से क्या होता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। इसी तरह से क्या होता है आरबीसी के समान से अधिक वृद्धि को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं श्वेत रुधिर कणिका डब्ल्यूबीसी के बारे में। इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसको याद रखना है पॉइंट को। कई बार क्या होता है एग्जाम में हम इस तरह से पढ़ एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले क्या होता था नॉर्मली डब्ल्यूबीसी पूछ लेता था, लेकिन इस टाइम पे क्या होता है डब्ल्यूबीसी के अपेक्षा इन सब वर्ड को ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, या थ्रोम्बोसाइट, या क्या होता है आपका इरिथ्रोसाइट। इस तरह से याद रखना है आपको। आरबीसी से बड़ी होती है, इस आकार में क्या होता है? आरबीसी बड़ी होती है तथा केंद्रक युक्त होती है। जैसे मैंने आपको बताया था आरबीसी क्या होती है? केंद्रक विहीन होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी आपकी क्या होती है? केंद्रक युक्त होती है। इस चीज़ को याद रखना है। अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं
WBC क्या होती है, एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती है, जिसमें नाम आपको होता है प्रतिरक्षा तंत्र में WBC सहायक करती है। किसी भी पैथोजन के आने में क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती थी। कौन, WBC। और WBC का जीवन काल कितना होता है, लगभग 3 से 5 दिन का होता है। और WBC के अधिकतर से क्या हो जाता है, ल्यूकोनिया, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। तो अगर क्या अगर WBC की अधिकता से वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति को कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है, ल्यूकेनिया। ल्यूकेनिया को सरल शब्दों में हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। अब चलिए हम अगली कड़ी का पढ़ लेते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और प्लेटलेट क्या होती है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक, और यह केवल क्या होती है, स्तनधारियों में पाई जाती है। और ये रक्त का थक्का जमाने में क्या होती है, सहायक होती है। अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं रक्त वर्ग के बारे में। ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने रक्त वर्ग 4 के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि रक्त वर्ग कितने, 4 प्रकार। कौन कौन से, AB व O। ये रक्त वर्ग इन्होंने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। किसने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब आपसे पूछेगा इन्होंने रक्त वर्ग का निर्धारण किस प्रकार किया था, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर क्या हुआ था, रक्त वर्ग का निर्धारण किया गया था। जिसमें एंटीजन उपस्थित था उसे रक्त वर्ग A दिया गया, जिसमें B उपस्थित था उसे क्या दिया, रक्त वर्ग B, एंटीजन B दिया गया। जिसमें दोनों एंटीजन A व B तो उसे AB दिया। और जिसमें क्या होता है, एक भी एंटीजन उपस्थित ना हो उसे क्या दिया गया, O दे दिया गया नाम। अब आपकी क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, एंटीजन के साथ साथ क्या होता है, एंटीबॉडी पाई जाती है। तो एंटीजन व एंटीबॉडी क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत पाई जाती है। जैसे क्या होता है, AB में क्या होता है, A व B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, AB में आपके एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इसी प्रकार O में क्या होता है, एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें A व B दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। अब जैसे इसे को याद रखना है कि जैसे क्या होता है कि आप जैसे किसी का डोनर होता है, ब्लड लेते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप का मैच करते हैं कि कौन सा है। क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों एंटीजन समान हो गए तो क्या होगा, व्यक्ति में क्लॉट बन जाएंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। अगर आपसे कभी पूछता है रक्त आदान तकनीक की खोज किसने की थी, तो रक्त आदान तकनीक की खोज की थी ब्लैंडेल ने। किसने की थी, ब्लैंडेल ने क्या किया था, रक्त आदान तकनीकी की खोज की थी। और आपके दो, जैसे AB को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं और O को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक दाता। जैसे O को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, कि O क्या करता है, सबको ब्लड दे सकता है। आप सबको ब्लड कैसे दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, O के पास तो कोई भी अपना एंटीजन है ही नहीं। जब एंटीजन नहीं है तो इसमें क्या होगा, क्लॉट बनने की कोई संभावना नहीं होगी। और AB के पास क्या होता है, AB के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब जब इसके पास सिर्फ एंटीजन है तो किसी से भी लेगा तो भी क्लॉट नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं है। सिर्फ एंटीजन है तो किसी दूसरे में कोई ना कोई एंटीबॉडी तो होगा, तो इसलिए इसको भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए AB क्या होता है, सबसे ब्लड ले सकता है, और O क्या होता है, सबको ब्लड दे सकता है। अब चलिए पढ़ लेते हैं RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने एक रीसस नामक मंकी में सर्वप्रथम RH फैक्टर की खोज की थी। उन्होंने कहा कि क्या होता है, रीसस नामक मंकी में उन्होंने अध्ययन किया, तब उन्होंने बताया कि नहीं, RH फैक्टर नामक भी एक चीज होती है। इसी के आधार पर क्या होता है, आपके RH फैक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। पहला क्या होता है, ब्लड ग्रुप, जैसे पॉजिटिव आप पढ़ते हैं, A पॉजिटिव है, A निगेटिव है, B पॉजिटिव, B निगेटिव। ये किसके कारण होते हैं, RH फैक्टर की उपस्थिति के कारण। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं उत्सर्जन के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। उत्सर्जन क्या होता है, उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, आपके उत्सर्जन। हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ पाचन के पश्चात जो बचते हैं या और दूसरे अपशिष्ट पदार्थ उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। और मानव को उत्सर्जन तंत्र में पढ़ते हैं तो वृक्क। वृक्क क्या होता है, आपका प्रमुख उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं। जैसे हम पढ़ लेते हैं वृक्क के बारे में, किडनी के बारे में। मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो डायाफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के पार्श्व में स्थित होते हैं। अगर आपसे कभी इसकी स्थिति पूछते हो तो क्या होता है, डायाफ्राम के नीचे वो कशेरुक दंड के बाईं ओर, मतलब बाईं ओर के पार्श्व में स्थित किनारे पे स्थित होता है। कौन सा, आपका वृक्क होता है। और वृक्क की संरचना कैसी होती है, वृक्क बाहर की ओर उत्तल तथा अंदर की ओर अवतल होते हैं। जब इनकी सतह क्या होती है, अंदर की ओर अवतल होती है, तो इनकी सतह पे गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है। उसे क्या बोलते हैं, वृक्क नाभि या हाइलस कहते हैं। क्या बोलते हैं उस संरचना को, वृक्क नाभि या हाइलस कहते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी बुक में लिखा है, कभी कभी किसी व्यक्ति के क्या होते हैं, वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। और वृक्क की अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथा यदि
कृत्रिम वक्र द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें अवशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव। यही प्रक्रिया क्या होती है? अपोहन या डायलिसिस कहलाती है। जैसे आप सबने अपने सोसाइटी में बहुत ही वर्ड सुना होगा कि डायलिसिस हुआ। अब आपको पता है डायलिसिस प्रोसेस क्या होती है? जैसे कई बार क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड का जो होता है फिल्ट्रेशन आपका कहाँ पे होता है? तो इसमें कहाँ पे होता है? किडनी में। लेकिन कभी किसी कंडीशन में व्यक्ति का जो वृक्क है वो काम करना बंद हो जाए, चोट लग जाए या किसी चीज़ का संक्रमण हो जाए, तब क्या होगा? अब जब ब्लड से क्या होगा, उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन नहीं होगा तो हमारे रक्त में क्या होगा, बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे, जिससे क्या होता है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन होंगे, जिससे हमारा क्या होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है। अब यूरिया काफ़ी दिन तक बनी रहेगी तो क्या होगा, टॉक्सिन्स हो जाएंगे, जिससे वृक्क की मृत्यु हो सकती है। इसलिए अब क्या करते हैं कि उसका क्या कर देते हैं, कृत्रिम वृक्क लगा के उसका क्या कर देते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिए जाते हैं। और यही प्रक्रिया आपकी क्या कहती है, डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, आप समझ गए डायलिसिस क्या होता है? जब हमारा वृक्क सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा तो हम कृत्रिम वृक्क का प्रयोग करके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। यही पूरी प्रक्रिया आपकी डायलिसिस कहलाती है। और मानव रक्त में क्या होता है, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स की संरचना पाई जाती है। तो अगर आपसे कभी पूछता है कि उसकी वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको बोलते हैं, तो वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन्स को कहते हैं। और नेफ्रॉन्स के 2 भाग होते हैं, पहला आपका वोमेन संपुट होता है, दूसरा क्या होता है, कुंडलित नलिका। ये आपके किसके, वृक्क, उसके नेफ्रॉन्स के 2 भाग होते हैं। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है। एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, वृक्क गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध किया जाता है। जब रक्त क्या होता है, दोनों वृक्क, जिसमें मैंने आपको बताया एक जोड़ी, तो मतलब क्या होते हैं, 2 वृक्क पाए जाते हैं, दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारी दोनों ही पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है तथा जल में घुले अपशिष्ट पदार्थ, जो क्या होता है, जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ, उनके क्या होता है, मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में पृथक कर दिया जाता है। और वृक्क में क्या होता है, आपकी मूत्र वाहिनियां से होता हुआ मूत्राशय में जाता है और वहां पे क्या होता है, मूत्र संचित होता है। इसके पश्चात एक पेशी नली के द्वारा इसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। अब आप सबने देखा होगा कभी कभी, जिससे मैंने बताया, ये आपके मानव सर्जन तंत्र का इमेज दी हुई है। ये आपके जैसे किसके, वृक्क है। वृक्क की संरचना मैंने बताई थी कि अंदर क्या होती है, औतल जैसी होती है। ये आपके वृक्क है, कितने जोड़े, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। और ये जो नलिका जोड़ी, इसे क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनी बोलते हैं। और ये आपके क्या होता है, मूत्राशय, जहाँ पे क्या होता है, अपशिष्ट का संचय होता है। इसके पश्चात क्या होता है, इसका उत्सर्जन हो जाता है मूत्ररंध्र के द्वारा। अब आगे हम पढ़ लेते हैं वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं। तो आपको पता है वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन्स को कहते हैं। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया तो शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सबको याद रखना है। अब आपको पता है कि मानव को उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिन होता है ना। हम मानव को उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है, ये यूरिन का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन जैसे आपने पक्षी वगैरह को देखा होगा, इनका क्या होता है, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में उत्सर्जन करते हैं ना। तो कह रहा जंतुओं का शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु क्या करते हैं, कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को सीधे अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। जैसे क्या होता है कि उत्सर्जन कैसे होता है, जैसे मछली वगैरह का देखा, वो क्या करते हैं, सीधे अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। जबकि मनुष्य में क्या होता है, अमोनिया का किस में परिवर्तन हो जाता है, यूरिया में। और मनुष्य को उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। अब आपके जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन सेमी लिक्विड फॉर्म के रूप में करते हैं। जैसे आपने चिड़िया वगैरह को देखा होगा, उनके वीट कैसे होते हैं, सेमी लिक्विड अर्ध तरल अवस्था में होती है। जो क्या होता है, सफेद रंग का यूरिक एसिड होता है, क्या होता है, यूरिक एसिड। और मानव द्वारा अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया होती है। अब जैसे आप मान लीजिए क्या होगा, हम यूरिया का उत्सर्जन के बजाय अगर अमोनिया करें, पहली बात तो क्या होता है, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। और अगर बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी तो उत्सर्जन, इसके अलावा क्या होती है, अमोनिया ज़्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए क्या होता है, हमारे यकृत में इसका परिवर्तन हो जाता है, अमोनिया किसमें, यूरिया में बदल देता है। और मानव को उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एनसीईआरटी बुक में आपने क्या सीखा करके। इन सबको पढ़ लें, कई बार क्या होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है अधिकांश जंतुओं में शरीर से प्रवाहित होने वाले रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है, और यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। उन्होंने क्या क्या कि जो होता है
आपका परिसंचरण होता है, उसमें क्या होता है, उपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं तथा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, उत्सर्जित अंग तक लाते हैं। यह प्रक्रिया आपकी क्या होती है, परिसंचरण कहलाती है। और परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां भाग लेती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हृदय होता है, फिर रक्त वाहिनियां क्या होती है, आपके धमनी तथा शिरा, जिसके द्वारा क्या होता है, परिसंचरण तंत्र होता है। अब कह रहा है मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय क्या करता है, पंप की तरह काम करता है। और रक्त में प्लाज्मा, रक्त, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। तो आपके रक्त में क्या होता है, रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं आपकी तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब पूछेगा रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो रक्त का लाल रंग क्या होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। क्या किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार कह रहा है, लेकिन सामान्यतः कितना होता है, अगर आपको ऑप्शन में अगर 72 ना दिया हो 72, तब आपको इसको लगाना है कि लगभग 70 से 80 बार। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट 72 दिया होगा तो उस टाइम पे आपको टिक एग्जैक्ट 72 में ही लगाना है। लेकिन ये किसका होता है, वयस्क व्यक्ति का। अगर आप बच्चे का आएगा तो उस बच्चे का इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। हृदय धमनियां क्या होती हैं, हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त ले जाती है। और कैसा रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का तात्पर्य क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। और आपको क्या होता है, शिराएं क्या होती है, सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती है, मतलब ये इम्प्योर ब्लड को लाती है। इम्प्योर ब्लड का तात्पर्य क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। और कह रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क होते हैं, मतलब क्या होते हैं, 2 वृक्क। एक जोड़ी वृक्क मैंने बताया तो उसका तात्पर्य क्या होता है, 2 वृक्क होते हैं। 2 मूत्र वाहिनियां होती है, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, उत्सर्जन में सहायक अंग होते हैं। कह रहे लवण और यूरिया जल के साथ क्या होता है, पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे क्या होता है, पसीने का उत्सर्जन, उसके द्वारा क्या होता है, लवण तथा बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे यूरिया होता है, इन सब का क्या करता है, शरीर क्या करता है, पसीने के रूप में उत्सर्जन कर देता है। और मछली का अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, मछली का अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया होती है। और मनुष्य का अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, यूरिया होती है। इस चीज़ को याद रखना। जैसे पक्षी होते हैं, कीट होते हैं, छिपकली होते हैं, ये सब क्या करते हैं, सेमी लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड में क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया फिर जब हम क्या करते हैं, यूरिया करते हैं, यूरिन के फॉर्म में करते हैं, लेकिन यहाँ पे करते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में करते हैं यूरिया को उत्सर्जन। अब जब यूरिया सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है उसे क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड कहते हैं। और इसी के अलावा आपके इसी पार्ट में क्या हुआ, पादपों के परिवहन के बारे में बताया गया था, जो मैंने आपको पादप जगत वाले चैप्टर में डिटेल से समझाया था। तो पढ़ लेते। इसमें कह रहे पादप मूल द्वारा, जल द्वारा पोषक तत्व मृदा से अवशोषित करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जाइलम तथा फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम क्या होता है, भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों को परिवहन करता है। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के तथा नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। और वाष्पोत्सर्जन का कारण क्या होता है, पत्तियों द्वारा, मूलों द्वारा मृदा के अवशोषित करके उसका करके तनों तक पहुंचाते हैं। ये किसके कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण। तो इस टॉपिक में हमने आपको परिसंचरण तंत्र व उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझाया। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए तथा अपने नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आपके नोट्स जो बनेंगे आपके समराइज करके बनेंगे। समराइज कैसे किए जाते हैं, पहले एक बार आपको क्या करना है, पूरी थ्योरी की नोट्स बनानी चाहिए, उसके पश्चात उसको समराइज करके जब भी आप दोबारा वीडियो देखें तो क्या करें, इसकी जो चीज़ आपको नहीं आ रही, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, सिर्फ उनके नोट्स बना लीजिए। क्योंकि एग्जाम टाइम में जब आप जाएंगे तो आप पूरी ना ही तो वीडियो देख सकते हैं, ना ही पूरी PDF पढ़ सकते हैं, ना ही क्या होता है पूरी थ्योरी की नोट्स बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टफ चीज़ें आपको लग रही, जो आपको लग रहा है नहीं याद है, मेरे लिए टफ है, उन सबको एक अलग कॉपी में बनाती रही, जिससे क्या होगा कि आपका समराइज नोट्स भी बन जाएंगे और जिससे आप एग्जाम टाइम में बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए CDP की क्लासेस चल रही हैं। आपको पता है CDP की क्लासेस के साथ साथ क्या होता है, EVS की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। प्राइमरी लेवल के लिए EVS पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी पेडागोजी की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, और आपकी मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा हम बहुत जल्दी सीटेट एग्जाम के लिए इंग्लिश पेडागोजी की तथा इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, हिंदी ग्रामर की भी क्लासेस स्टार्ट होने। अब इन सारी क्लासों को देखते रहिए तथा अपने कुछ हैंड राइटिंग में कुछ नोट्स जरूर बनाते रहिए। और अगर आपको उसका PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए, कि नोट्स बनाने में आपको हेल्प करने के लिए PDF चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपके सारे नोट्स PDF फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।